होगी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है, गुड इवनिंग। आज हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। ठीक है, अब देखो पार्ट 2, ये सेकंड लेसन है। ठीक है, फर्स्ट लेसन अपने पूरा कंप्लीट हो गया, और जिसको भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स कर देना। वैसे तो कोई कमेंट्स आए नहीं अभी तक, भाई कोई दिक्कत है हर वीडियो में, तो आप लोग तो रेगुलर पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट लेसन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आप लोगों को पीडीएफ के रूप में वो आप लोगों को भेज दिए मैंने व्हाट्सएप में। ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं जो फर्स्ट लेसन में मैंने आप लोगों को भेजे हैं। अब सेकेंड लेसन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ यू से। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में दूंगा, पहले तो अपन चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, अब देखो जो पुष्पीय पादप होते हैं उन पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन करने वाली एक महत्वपूर्ण संरचना होती है। जितने भी पुष्पीय पादप हैं, ठीक है ना, उनमें लैंगिक जनन करने वाली एक महत्वपूर्ण संरचना होती है। उस संरचना को क्या बोलते हैं? हम पुष्प कहते हैं। क्या बोलते हैं उस संरचना को? पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो यही संरचना पादपों के अंदर क्या करती है? लैंगिक जनन करती है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन करने वाली एक महत्वपूर्ण संरचना होती है जिसे पुष्प कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जितने भी पुष्पीय पादप होंगे उनमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? पुष्प के द्वारा होता है। ठीक है, ये जो पुष्प है इस पुष्प को रूपांतरित प्ररोह कहा गया है। क्या कहा गया है? रूपांतरित प्ररोह। ठीक है, ये बात किसने कही है? ये बात कही है गोथे नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो गोथे नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा है? पुष्प को रूपांतरित प्ररोह कहा है। ठीक है, रूपांतरित प्ररोह कहा है। अब ये रूपांतरित प्ररोह क्या होता है? प्ररोह का मतलब होता है कि किसी भी पादप का शीर्ष वाला भाग, प्ररोह का मतलब क्या होता है? पादप का शीर्ष वाला भाग। और जो जितने भी पादप होते हैं उन पादपों में आप लोग देखोगे कि जो पुष्प होता है वो उन पादपों में ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है कि सभी पादपों में शीर्ष पे वही आएगा पुष्प। ठीक है, लेकिन जब आप लोग देखोगे किसी प्लांट को और उसमें जब फ्लावर आते रहते हैं तो आप लोग देखना कि ऐसा लगता है कि वो जो पुष्प है वो कहाँ है? वो पुष्प के शीर्ष पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये रूपांतरित इसीलिए कहा, होता नहीं है, केवल रूपांतरित बताया गया है ये। ठीक है, इसलिए पुष्प को गोथे नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा है? रूपांतरित प्ररोह कहा है। आगे बात समझ में। अब हम एक पुष्प का डायग्राम देखते हैं कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या पुष्प में संरचना होती है। ठीक है, हाँ, अब देखना आप लोग, ये जो आप लोगों के सामने डायग्राम आया है इसको मैं बोर्ड पे भी साइड में बना रहा हूं और आप लोग इस डायग्राम को भी देखते रहना। ठीक है, हेडिंग है एक प्रारूपी पुष्प का नामांकित चित्र। ठीक है, अब आप लोग देखना, इसमें मैं बनाता हूं डायग्राम।
क्योंकि अपने को बोर्ड में भी बनाना है, ठीक है ना। तो बनाने वाला तो ये मैं बना ही रहा हूँ, आप लोगों को डायग्राम वो दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है ना। तो वही डायग्राम बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे बनेगा, क्योंकि अपने को तो एग्जाम में बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम रहा और ये आप लोगों का कलर वाला डायग्राम, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखना, पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प का कौन कौन सा भाग होता है। अब देखो, पुष्प को सामान्य रूप से दो चक्रों में बांटा गया है। पुष्प के चक्र, ठीक है। पहला चक्र तो है सहायक चक्र, ठीक है। और दूसरे चक्र का नाम है जनन चक्र। सहायक चक्र में कौन कौन से भाग आते हैं? बाह्य दल पुंज और दल पुंज, ठीक है। इसी प्रकार से जनन चक्र में भी दो भाग आते हैं, एक तो है पुंकेसर और एक है स्त्री केसर, ठीक है। इसको देख लो आप लोग, मैं इसको साफ करूंगा अभी क्योंकि डायग्राम में समझाना है मुझे। तो पुष्प को दो भागों में बांटा है, पुष्प का जो चक्र है उसे दो भागों में बांटा है, कौन कौन सा? एक तो सहायक चक्र है और एक जनन चक्र है। सहायक चक्र को फिर दो भागों में बांटा है, एक तो बाह्य दलपुंज है और एक दलपुंज है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से जनन चक्र को भी दो भागों में बांटा है, पुंकेसर है और एक स्त्री केसर है। अब इसे सहायक चक्र क्यों कहा गया, जनन चक्र इसको क्यों कहा गया, ये दल बाह्य दल पुंकेसर इससे कैसे क्या है, ये सब मैं अभी आप लोगों को डायग्राम में बताऊंगा। और इसको हम समझेंगे भी, इसको सहायक चक्र क्यों कहा गया है और इसे जनन चक्र क्यों कहा गया है, ठीक है। इतना आप लोगों ने देख लिया कि पुष्प को दो भागों में बांटा है, पुष्प चक्र को। ठीक है, अब आप लोग देखो, पुष्प में सबसे बाहर की ओर एक हरे रंग की पत्ती समान संरचना पाई जाती है। तो आप लोग देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम है कलर वाला, इसमें आप लोग देखो नीचे ही नीचे एक पत्ती समान संरचना पाई जा रही है जो ये रही, ठीक है। तो इस पत्ती समान संरचना को हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? बाह्य दल। बड़ा लिखू कौन? बड़ा लिखू, ठीक है। तो ये क्या है? बाह्य दल है, ठीक है। अगर बाह्य दल एक है तो हम इसे बाह्य दल बोलेंगे, लेकिन अगर ये बाह्य दल दो तीन चार पांच, इनकी संख्या इतनी हो तो इनके समूह को हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। तो हम यहां क्या लिख देते हैं? बाह्य दल पुंज। बाह्य दलों के समूह को क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं, ठीक है। ये कौन से रंग की संरचना है? ये हरे रंग की संरचना है। कौन से रंग की संरचना है ये? हरे रंग की संरचना है, ठीक है। तो हरे रंग की संरचना है तो इसमें कौन सा वर्णक पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा क्लोरोफिल पाया जाएगा। और क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल काम करता है प्रकाश संश्लेषण का। कौन सा काम करता है क्लोरोफिल?
प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, अब देखो ये प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा तो ये अपने भोजन का निर्माण क्या करेंगे, स्वयं करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है, भोजन का निर्माण करना। तो ये अपने भोजन का निर्माण क्या करेंगे, स्वयं कर लेते हैं। अब ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करके क्या करेंगे, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करने के बाद पुष्प के अन्य भागों को देते हैं। क्या करेंगे, ये पुष्प के अन्य भागों को भोजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से सहायता ही तो कर रहे हैं पुष्प की। पुष्प के अन्य भागों क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सहायक चक्र कहते हैं। आगे बात समझ में। हमने पुष्प को दो भागों में बांटा था, कौन कौन से, एक तो सहायक चक्र और एक जनन चक्र। तो सहायक चक्र में कौन कौन से थे, एक तो बाह्य दल और एक दल। तो बाह्य दल क्या काम करते हैं, ये हरे रंग के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, मतलब भोजन का निर्माण करने का कार्य करते हैं। और भोजन को किसको प्रदान कर रहे हैं, ये पुष्प के अन्य भागों को। तो पुष्प के अन्य भागों को भोजन प्रदान कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये सहायता कर रहे हैं पुष्प की, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सहायक चक्र के रूप में देखते हैं या जानते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर इसके बाद आप लोग देखो डायग्राम में, या कलरफुल डायग्राम में आप लोगों को बड़ा बड़ा पिंक पिंक सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो बड़े पिंक से दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, इन पिंक कलर वाले भाग को बोलते हैं हम दल। ठीक है, तो अगर ये 2 3 4 5 हो तो बाह्य जो अगर ये दल 3 4 5 हो तो इनको भी एक समूह बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दल पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, दल पुंज कहते हैं। ठीक है, अब ये कलरफुल भी है, रंगीन है ये, ठीक है ना। तो रंगीन होने के कारण क्या होता है, कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं, और जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर कीट जाते हैं तो वो कीट अपने साथ पराग कणों को भी ले जाते हैं। तो ये कौन सी क्रिया में सहायता कर रहा है, परागण की क्रिया में सहायता कर रहा है। तो परागण की क्रिया का मतलब है जनन की क्रिया में। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो दल है ये भी सहायता कर रहा है पुष्प की, लेकिन कौन सी क्रिया में, परागण की क्रिया में सहायता करता है, इसलिए इसको भी कौन से चक्र में रखा गया है, सहायक चक्र में रखा गया है। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो ये दो चक्र हो गए, एक तो दलपुंज और एक हो गया बाह्य दलपुंज। इनको इस साइड लिख देते हैं क्योंकि इस साइड अपने पास और भी संरचनाएं हैं। बाह्य दल पुंज, और इनको बोला हमने दल पुंज। ठीक है, तो ये हरे रंग की संरचना थी, इसे तो क्या बोला हमने, बाह्य दल पुंज, और ये जो रंगीन संरचना होती है उसे हमने बोला दल पुंज। ठीक है, आगे बात समझें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम जनन चक्र। अब जनन चक्र को भी दो भागों में बांटा था, एक तो पुंकेसर वाला भाग और एक स्त्रीकेसर वाला। तो ये देखो पुंकेसर वाला भाग, अभी अलग से भी डायग्राम में बता देंगे आप लोगों को, लेकिन अभी यहां पर इस डायग्राम में देख लो। ये ऊपर वाला भाग है, इसको बोलते हैं हम पराग कोश, और ये जो इसको बीच में से ज्वाइंट करते हुए यहां तक आ रही है, इस भाग को बोलते हैं हम योजी। ठीक है, और ये जो लंबा फिलामेंट है इसको बोलते हैं हम पुतंतु। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये तीनों मिलकर करते हैं पुंकेसर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो जो पुष्प होता है, पुष्प के दो भाग बताए थे हमने, सहायक चक्र, दोनों आप लोग समझ गए। एक बताया, एक तो सहायक चक्र और एक जनन चक्र। तो सहायक चक्र के दोनों भाग हमने देख ही लिए। अब जनन चक्र का पहला भाग देखते हैं हम, पुंकेसर। ठीक है, अब यहां पर जनन चक्र में देखो पुंकेसर के द्वारा किसका निर्माण होगा, नर युग्मक। और नर युग्मक कौन सा है इसमें, पराग कण। तो नर युग्मक पराग कण का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी प्रकार से ये वाला भाग स्त्रीकेसर है,
और स्त्री केसर के द्वारा किसका निर्माण होगा? स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर के द्वारा किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का। और मादा युग्मक में क्या बनता है? अंड कोशिका बनती है। ठीक है, तो यहां पर नर युग्मक परागकण का और मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस भाग को हम किस में सम्मिलित करते हैं? जनन चक्र में सम्मिलित करते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा और बताऊंगा, जब तक आप लोग इसको देखो। ये पूरा भाग जो है स्त्री केसर का है। ठीक है, इस ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? व्रतिकाग्र। ये लंबी नली है, इसको क्या बोलते हैं हम? वृत्तिका। और ये जो बीच में फूला हुआ भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। और ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? स्त्री केसर कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ है। अब डायग्राम दिखाना एक बार कलर वाला वापस, मैं आप लोगों को इसमें बता दूं कलर वाले डायग्राम में। अब देखो, इसमें आप लोग देख रहे हैं, ये जो बड़ा कर दो पूरा स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखो, ये जो आप लोग देख रहे हैं नीचे, इस पुष्प के नीचे नीचे देख रहे हैं, एक दो पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों पत्तियां तो क्या है? ये दोनों पत्तियां हैं हरे रंग की संरचना, जिसको हम बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये पिंक पिंक सा दिखाई दे रहा है पूरा, ये संरचना होती है दलों की। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ साइड में दो दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसे ऊपर जाती हुई संरचना, एक ऐसे ऊपर जाती हुई संरचना। तो इन दोनों को हम बोलते हैं पुंकेसर वाली संरचना। फिर इसके बाद बीचों बीच में आप लोगों को पिंक पिंक सा दिखाई दे रहा है, ये तो आप लोगों के बीजांड वाला भाग है। और इसके ऊपर लंबी एक नलिका और ऊपर 5 भागों में फैले हुए छोटे छोटे भाग में पीले पीले दाने दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक की जो संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं स्त्री केसर वाला भाग। ठीक है, ठीक है भैया, हटाओ इसको। अब ये डायग्राम था और आप लोगों को ये समझाया गया। ठीक है, अब एक बार इनको देखो, ये पुंकेसर और ये स्त्री केसर क्या है। ठीक है, अब पुंकेसर की संरचना मैं थोड़ा साइड में बना रहा हूं, आप लोग इसको देखना। ठीक है, अब पुंकेसर की संरचना अलग अलग होती है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ऐसा भी होता है कई जगह देखा होगा। ऐसा भी देखा होगा, ऐसा भी देखा होगा, बहुत से हैं होते हैं। अभी आप लोगों को दिखा भी देंगे। ठीक है, दिखाना भैया। ठीक है, देख रहे हो आप लोग इसमें, ये जो भाग दिखाया गया आप लोगों को, ये वाला भाग, ठीक है ना, ये ऐसा ही पुंकेसर दिखाया गया आप लोगों को। इसमें ये जो ऊपर वाला भाग है, ये तो परागकोश है, और ये नीचे जो लंबा सा डंठल दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, मतलब पुतंतु बोलते हैं। और ये जो जॉइंट वाला भाग है कनेक्टिव, ये इस कनेक्टिव को बोलते हैं हम संयोजी। ठीक है, मतलब एक योजी है ये। ठीक है, अब इसको हटाओ। अब देखो, ये पुंकेसर वाला भाग है, ये वाला भाग जो हम यहां से यहां तक देख रहे हैं। ठीक है, इसमें ये सबसे ऊपर, ध्यान से सुनना, जो पुंकेसर होता है, उस पुंकेसर में सबसे ऊपर की ओर एक पत्ती समान संरचना होती है। तो ये पत्ती की जैसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लीफ के जैसा। ठीक है ना, तो पुंकेसर में सबसे ऊपर की ओर एक पाण समान संरचना होती है। उस पाण समान संरचना को हम क्या बोलते हैं? पराग कोश कहते हैं। इस पराग कोश से किसका निर्माण होता है? नर युग्मक पराग कण का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस पराग कोश और इस पुतंतु को जोड़ने वाली संरचना, ये जो पराग कोश और ये नीचे लंबा सा डंठल दिखाई दे रहा है, इसको जोड़ने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम योजी। ठीक है, फिर इसके बाद पराग कोश से निकला हुआ जो लंबा
डंठल समान संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुतंतु कहते हैं, जो आधार से जुड़ा हुआ होता है, इसके आधार से ये पुष्प से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये तो हो गया आप लोगों के पुंकेसर। अब इसके बाद ये स्त्री केसर वाले भाग को देख लेते हैं, इसका भी डायग्राम निकाला था ना अपन ने स्त्री केसर का। अब देखो ये स्त्री केसर का ये बीच वाला जो भाग है ना, वो यही है, ये बीच वाला भाग। आप लोग केवल आउटलाइन देखनी है अब इसके, ये अंदर जो भी दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, इसको आप लोग मत देखो, आप लोग तो केवल इसको, इसके ऊपर ध्यान दो, जो ये संरचना दिखाई दे रही है आप लोग। अब देखो इसमें ये जो सबसे ऊपर ही ऊपर जो फैली हुई समान संरचना, ये देखो ये जो स्त्री केसर है, इस स्त्री केसर में ऊपर एक फैली हुई संरचना होती है, ये फैल रही है चारों ओर से, तो इस फैली हुई संरचना को हम क्या बोलते हैं, वृत्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, इस वृत्तिकाग्र पर एक चिकना पदार्थ पाया जाता है, इस चिकने पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, श्लेष्मा कहते हैं। ठीक है, इसी स्थान पर आकर कौन चिपक जाता है, परागकण चिपक जाता है। ठीक है, वो कौन सी क्रिया के द्वारा चिपकेगा, परागण की क्रिया के द्वारा। अब परागण क्या होता है वो तो अब इस लेसन में आ ही जाएगा, वैसे मैंने पिछले वाले लेसन में भी बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर श्लेष्मा पाया जाता है। उसके बाद आप वृत्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाले एक लंबी नलिका होती है, बीच में आप लोग देखो लंबी नलिका जैसा ऐसी संरचना पाई गई है। तो इस लंबी नलिका समान संरचना को, ये इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तिका कहते हैं। ठीक है, ये क्या काम करेगी, ये इसके अंदर एक लंबी नली, ये जा रही पराग नली है, ये यहां से पराग नली बनेगी, जो आप लोगों को डायग्राम में हल्की पिंक पिंक दिखाई दे रही है ना, ये यहां से अंदर की ओर जा रही है, पराग नली है। तो ये क्या काम करती है, ये वृत्तिका इस पराग नलिका को इस अंडाशय से यहां तक बीजांड आएगा, यहाँ इस बीजांड में ले जाने का काम करती है। जो आप लोगों को नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये बीजांड वाला भाग है यहाँ पर, तो बीजांड में ले जाने का कार्य करती है। आगे बात समझने। फिर इसके बाद आधार में एक फूली हुई संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं अंडाशय कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रारूपी पुष्प का पूरा वर्णन था। अब मैं 1 मिनट में या 2 मिनट में आप लोगों को इसको पूरे को वापस समझा रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेना। ठीक है, जो पुष्प पादप होते हैं, उन पुष्प पादपों में लैंगिक जनन करने वाली संरचना कौन सी होती है, पुष्प होती है। पुष्प को सबसे पहले रूपांतरित प्ररोग किसने कहा, गोथे नामक वैज्ञानिक ने कहा। जो एक प्रारूपी पुष्प होता है, उस प्रारूपी पुष्प को 2 चक्रों में बांटा गया है, एक तो सहायक चक्र और एक जनन चक्र। सहायक चक्र को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कौन कौन से, एक तो बाह्य दल और एक दल पुंज। ठीक है, इसी प्रकार से जनन चक्र को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो कौन सा था, पुंकेसर, दूसरा कौन सा है, स्त्री केसर। ठीक है, इसको हम पुमंग और जायांग भी कहते हैं। ठीक है, तो जो बाह्य दल, ये बाह्य दल जो सहायक चक्र होता है, उस सहायक चक्र में होते हैं एक तो बाह्य दल और एक दल। अब इन्हें सहायक चक्र में क्यों रखा गया है, ध्यान से सुनना। जो पुष्प में आधार की और पत्ती समान संरचना होती है, ये पर्ण समान संरचना होती है, ये हरे रंग की संरचना होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकती है और स्वयं करके ये पुष्प के अन्य भागों को भोजन या पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये सहायता कर रही पुष्प की, इसलिए सहायक चक्र में रखा गया है। यदि दलों की संख्या ज्यादा होती है तो इन्हें हम दलपुंज भी कहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद ऊपर की ओर देखो, ये बड़ी बड़ी पर्ण समान संरचना है जो रंगीन होती है। ये रंगीन होने के कारण कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं और वो कीट पुष्प में परागण की क्रिया को करते हैं, इसलिए ये भी क्या कर रही है, जनन में सहायता कर रहा है ये भाग भी, इसलिए हम इसे भी क्या बोलते हैं, सहायक चक्र में रखते हैं। और दलों की संख्या ज्यादा होती है तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, दलपुंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जनन चक्र। जनन चक्र को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कौन कौन से, एक तो पुंकेसर और एक स्त्री केसर। पुंकेसर आप लोग ये संरचना देख रहे हो, पुंकेसर की ये भी संरचना है। ठीक है, तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। शीर्ष वाले भाग जो पत्ती समान संरचना होता है उसे बोलते हैं परागकोश, जिसमें किसका निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। ठीक है, ये पराग कण किसका कार्य करता है, नर युग्मक का कार्य करता है। इसके बाद जो परागकोश और पुतंतु होता है उसको जोड़ने वाली एक संरचना होती है, उसे योजी कहते हैं, और लंबे आधारीय भाग को हम बोलते हैं पुतंतु कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद स्त्री केसर को भी 3 भागों में बांटा है। ऊपर वाला फैला हुआ भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, जिसके शीर्ष पर क्या पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है। इस श्लेष्मा से कौन आकर चिपक जाते हैं, परागकण आकर चिपक जाते हैं। उसके बाद एक लंबी पतली नलिका समान संरचना होती है जो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का कार्य करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तिका कहते हैं। और आधार में जो फूली हुई संरचना है जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय कहते हैं, जिसमें अंडकोशिका का निर्माण होता है। ये सहायक चक्र के बारे में, जनन चक्र के बारे में आप लोगों को बता दिया। एक कंप्लीट है आप लोगों के एक प्रारूपी पुष्प का नामांकित चित्र। परीक्षा में आ जाए तो ये वाला डायग्राम आप लोगों को बताना है। आगे बात समझ में, ठीक है। टाइम कितना हुआ, 25 मिनट। थोड़ा आगे और पढ़ते हैं। ये सारी संरचना है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में लिख देता हूँ 5 मिनट में क्या पढ़ा हमने, आप लोग बोर्ड से उतार लेना, ठीक है। पुष्प के 2 चक्र होते हैं, कौन कौन से, सहायक चक्र और दूसरा जनन चक्र। सहायक चक्र में कौन आएंगे, बाह्य दल पुंज और दल पुंज। जनन चक्र में कौन आएगा, पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सहायक चक्र। पहला क्या है इसमें, बाह्य दल। दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे अच्छे से, दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पुष्प में सबसे बाहर की ओर हरे रंग की पर्ण समान संरचना पाई जाती है, जिसे बाह्य दल कहते हैं। और बाह्य दलों के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं, ठीक है। ये हरे रंग के होते हैं, जिस कारण इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाता है और पुष्प के
अन्य भागों को भी पोषण प्रदान करता है, इसलिए इसे सहायक चक्र में रखा गया है। ठीक है, ये तो आप लोगों के बाह्य दल के बारे में आ गया होगा आप लोगों के समझ में। फिर इसके बाद लिखते हैं हम दल के बारे में। ठीक है, यहां से ऊपर से दिख रहा है ना। बाह्य दल के अंदर की ओर, बाह्य दल के अंदर की ओर रंगीन ऊपर चला गया। बाह्य दल के अंदर की ओर रंगीन चमकदार पंखुड़ियां पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें दल कहते हैं। ठीक है, और दलों के समूह को दलपुंज कहते हैं। दलों के समूह क्या बोलते हैं? दलपुंज कहते हैं। ये दल कौन से रंग के हैं? रंगीन। ये दल रंगीन होने के कारण, ये दल रंगीन होने के कारण कीटों को अपनी ओर, आकर्षित करते हैं। ये दल रंगीन होने के कारण कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और ये कीट पुष्प में परागण की क्रिया को करते हैं, अर्थात ये दल जनन में सहायता करते हैं। इसलिए दलों को भी सहायक चक्र में रखा गया है। ठीक है, तो ये दल और दलपुंज के बारे में कंप्लीट। फिर इसके बाद जनन चक्र में देखते हैं हम। आप लोगों को मिटा देता हूं मैं इसको। दूसरा आ गया आपने जनन चक्र। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। पहला कौन सा था? पुंकेसर। ठीक है, तो पुंकेसर तो एक होता है, और पुंकेसर बहुत सारे हों तो पुंकेसर के
समूह को पुमंग कहते हैं। बहुत सारे पुंकेसर आपस में जुड़े हुए तो उसके समूह क्या बोलेंगे हम? पुमंग कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पराकोष, नंबर 2 योजी, नंबर 3 उतंतु। पुंकेसर के शीर्ष पर पर्ण समान संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? परागकोश कहते हैं। ठीक है, इस परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है और ये परागकण जनन में सहायता करते हैं। इसलिए पुंकेसर को जनन चक्र में रखा गया है। परागकोश व उतंतु को जोड़ने वाली संरचना को, परागकोश और उतंतु को जोड़ने वाली संरचना को योजी कहते हैं और पुंकेसर को आधार से जोड़ने वाली संरचना को उतंतु कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? समझा तो दिया था, आप लोगों को पूरा उतारना है। फिर इसके बाद देखते हैं हम जाया गया अंडा इस तरीके से। नंबर 2 स्त्री कैसर। पुष्प के सबसे अंदर की ओर पाई जाने वाली संरचना को स्त्री कैसर कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत से अंडक मिलकर जायांग का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के नया वर्ड आ गया होगा अंडक, कंफ्यूज मत हो जाना। जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बहुत सारे अंडक पाए जाते हैं, क्योंकि जो अंडाशय होगा या बीजांड होगा वो एक अंडपी, द्विअंडपी, बहुअंडपी प्रकार का होता है। ठीक है, वो तो मैं अभी थोड़ा आगे चलते जाएंगे तब और समझ में आ जाएगा।
तो बहुत सारे अंडा मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जायांग। जायांग मतलब स्त्री केसर, ठीक है, जायांग का निर्माण करते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं सबको पता चल गया होगा अब तक तो। वृत्तिकाग्र नंबर 2 वृत्तिका और नंबर 3 अंडाशय, ये भाग होते हैं। अभी इनके बारे में और पढ़ना है अपन को, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, जैसे मैंने बस ज़्यादा लिखा दिया आप लोगों को, तो यहाँ पर ज़्यादा लिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अगला टॉपिक जैसे आएगा ना स्त्री केसर वाला भाग, तो वहाँ पर इनका हमें वर्णन करना पड़ेगा, तो वहाँ लिख लेंगे हम। यहाँ हमने इसको पूरा समझ लिया है, ठीक है। आज की क्लास में हमने जो इस लेसन का इंट्रोडक्शन था वो पढ़ा है। इस लेसन को पढ़ने से पहले ध्यान से सुन लो, इस लेसन को पढ़ने से पहले आप लोगों को फर्स्ट लेसन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश जो वर्ड आएंगे वो सेकंड लेसन में काम आने वाले हैं। तो आप लोग डायरेक्ट सेकंड लेसन को मत देखना, जो देखे वो बेवकूफ़ी हो, ठीक है ना, बेवकूफ़ी जैसे हरकतें करोगे, क्योंकि डायरेक्ट सेकंड लेसन देखोगे क्या मतलब है, जब तक फर्स्ट लेसन नहीं देखोगे समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए पहले फर्स्ट लेसन के सारे वीडियो देखो, फिर उसके बाद सेकंड लेसन देखना। और जैसे फर्स्ट लेसन में मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया, फिर उसके बाद उसके PDF दी, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर दिए, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो आदर्श एग्जाम में आए हुए हैं वो सब बताए, ऐसे ही इसमें भी किया जाएगा, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप लोग मेरे को कमेंट्स कर देना, ठीक है। रोक दो भाई।